हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ दैट टर्मिनोलॉजी पोस्टपार्टम हेमरेज। सो पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड पार्टम मीन्स गिविंग बर्थ। सो पोस्टपार्टम मीन्स आफ्टर गिविंग बर्थ एंड हेमरेज, हेमरेज क्या होता है? सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस मीन्स विच अफेक्ट द पर्सन जिसको क्या हो रहा है? हेमरेज, ब्लीडिंग हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ द पुर्पेरियम विच एडवर्सली अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एविडेंस्ड बाय राइज इन पल्स रेट एंड फॉलिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। तो जो भी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो रहा है जेनाइटल ट्रैक्ट से या जेनाइटल ट्रैक्ट में हो रहा है फॉलोइंग द बर्थ मीन्स डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद में जो भी ब्लीडिंग हो रही है एंड टू द एंड ऑफ द प्यूरपेरियम, प्यूरपेरियम तक, दैट इज 6 वीक्स ड्यूरेशन आफ्टर डिलीवरी। तो अगर उस दौरान ब्लीडिंग हो रही है जिसके क्या है? एडवर्स अफेक्ट हैं। ये क्या कर रहा है? पेशेंट की जनरल कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है। और हमको ये सब एविडेंस कहाँ से मिलेंगे? तो पेशेंट की जो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। मीन्स पेशेंट को टैकीकार्डिया होने लगेगा एंड फॉलिंग ब्लड प्रेशर, और पेशेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन में चला जाएगा एंड इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। नाउ देखते हैं कि एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, मतलब हम कब इसको कंसीडर करेंगे कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है वो एबनॉर्मल है। सो इन द केस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, सो एवरेज ब्लड लॉस आपका कितना होगा? मोर देन 500 ml। अगर 500 तक है तो इट इज़ नॉर्मल, बट अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है? पेशेंट PPH में जा रहा है। एंड अगर हम सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो इसमें अगर पेशेंट को 1000 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट क्या है? PPH में जा रहा है। एंड सिजेरियन हिस्टेक्टमी की अगर हम बात करें तो 1500 ml से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है देन वी कंसीडर इट एज अ PPH। Now types of PPH. So there are two types of PPH. First one is primary PPH and second one is secondary PPH. So primary PPH हम किसे कहेंगे? जो ब्लीडिंग, एक्सेसिव जो ब्लीडिंग हो रही है अगर वो 24 आवर के अंदर ही हो, सो विद इन 24 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी। तो मान लीजिए कि डिलीवरी हो गई है और उसके 24 घंटे के अंदर क्या हो रहा है? मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब कि पेशेंट को प्राइमरी PPH हुआ है। अगर हम सेकेंडरी PPH की बात करें तो लेटर देन 24 आवर। अगर हम सेकेंडरी PPH की बात करें तो आफ्टर 24 आवर जो ब्लीडिंग होगी वो आपकी किस में आएगी? सेकेंडरी PPH में आएगी। बट इसको हम कह सकते हैं कि लेटर 24 आवर्स टू विद इन ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम, मतलब प्यूरपेरियम पीरियड तक अगर मदर को ब्लीडिंग होती है एक्सेसिवली तो वो आपकी किस में आएगी? सेकेंडरी PPH में कंसीडर किया जाएगा। नाउ जो प्राइमरी PPH है, प्राइमरी PPH को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज थर्ड स्टेज हेमरेज एंड सेकेंड वन इज ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। तो जो थर्ड स्टेज हेमरेज है वो कब होगा? बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा के एक्सपेल्ड आउट होने से पहले ही अगर क्या हो रहा है? हेमरेज हो रहा है, दैट मीन्स उसको थर्ड स्टेज हेमरेज हुआ है। एंड ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज कब होगा? आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर
एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब जो हेमरेज हो रहा है वो प्लेसेंटा के एक्सपेल्ड आउट होने के बाद हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कम्स अंडर द ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज. नाउ कॉजेज ऑफ पीपीएच. So there are four basic pathologies are expressed as the 4 T's. So in this we will discuss the 4 T's one by one. So first T is tone. इसको हम कह सकते हैं lack of uterine tone या फिर uterine atony. मीन्स यूट्रस की टोन मेंटेन ना होना, जिसके कारण जो यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा पेशेंट का, सॉफ्ट, बॉगी या फिर कह सकते हैं स्पॉन्जी. सो जब यूट्रस की टोन मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगा कि जो यूट्रस है, जब प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा होता है तो जो भी यूट्राइन साइनसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, टॉर्न हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे एंड वहाँ से क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. अगर यूट्रस में टोन मेंटेन होगी तो कंप्रेशंस होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जिसके कारण जो भी साइनसेस ओपन है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. बट यूट्रस की टोन मेंटेन ना होने के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस होती रहती है. एंड इसके मेन कारण क्या है, कॉजेज टोन ऑफ द यूट्रस मेंटेन ना होने के. तो इसमें हो सकता है कि जो यूट्रस है वो ओवर डिस्टेंटेड हो गया हो ड्यू टू मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर कह सकते हैं कि ओवर स्ट्रेच्ड हो गया हो. देन मसल फटीग भी हो सकता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर एंड ब्लैडर एम्प्टी ना रहा हो, या फिर कोई ऑब्स्टेटिक मेडिसिन ले रही हो मदर, जैसे कि एनेस्थीसिया ले रही हो या फिर MgSO4 चल रही हो. इस कारण भी क्या हो सकता है, जो मदर का टोन है वो यूट्रस का मेंटेन नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट इज ट्रॉमा. ट्रॉमा आप कह सकते हैं कि लेसरेशन हो गया है, टीयर बोल सकते हैं इसको, या फिर डैमेज टू जेनाइटल ट्रैक्ट बोल सकते हैं, जो जिसमें कि आपका यूट्रस भी आ जाएगा, वेजाइना आ जाएगा, सर्विक्स एंड ऑल्सो द पेरिनियल एरिया. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स में अगर लेसरेशन होता है, ट्रॉमा होता है, तो भी क्या होगा, यूट्राइन ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस होती रहेगी एंड ये आपका किस में आएगा, पीपीएच में कंसीडर किया जाएगा. एंड अदर रीजंस भी हो सकते हैं ट्रॉमा के, लाइक सिजेरियन सेक्शन में जो इंसीजन होता है वो भी हो सकता है, या फिर जो बेबी बाहर आ रहा है थ्रू द वेजाइनल कैनाल उस टाइम भी क्या हो सकता है, उसमें टीयर हो सकता है, या समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी में या फिर एपिजियोटमी में या फिर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में, तो उस टाइम भी क्या हो सकता है, ट्रॉमा कॉज हो सकता है. सो नेक्स्ट कॉजिंग फैक्टर इज टिश्यू. सो टिश्यू को हम क्या कह सकते हैं, बिट्स ऑफ प्लेसेंटा भी हो सकता है, जैसे कि जब हम प्लेसेंटा को बाहर निकाल रहे हैं तो जो कुछ पार्ट्स हैं प्लेसेंटा के वो अंदर रह गए, तो इसमें आपका बिट्स ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है, देन फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं उसके, या फिर कॉटिलिडन्स भी हो सकते हैं. तो अगर ये पार्ट क्या हो गया है, यूट्रस के अंदर रह गया है, यूट्राइन कैविटी में रिटेन्ड हो गया है, तो भी क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी. समटाइम्स क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा प्लेसेंटा एक्रीटा हो गया या रिटेन प्लेसेंटा हो गया, तो जो प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, मायोमेट्रियम तक इन्वेड हो जा रहा है, तो वो ईजिली सेपरेट नहीं होगा. तब हम क्या करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड का ट्रैक्शन करते हैं, उसको खींचते हैं, जिस कारण भी क्या होता है, एबनॉर्मल रप्चर्स यूट्रस में आ जाते हैं. एंड अगर कोई भी प्लेसेंटा का जो बिट्स है या फिर आप पीस बोल सकते हो, अगर वो यूट्रस के अंदर रह गया तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस को प्रॉपर नहीं आने देगा, कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करेगा, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, यूट्राइन अटॉनी कॉज हो सकती है और कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी. सो नेक्स्ट कॉज इज थ्रोम्बिन. सो थ्रोम्बिन आप बोल सकते हैं कोगुलोपैथी को, या बोल सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कंडीशंस है मदर को, वो ब्लड क्लॉटिंग कंडीशंस उसकी जेनेटिक भी हो सकती हैं, ऑब्स्टिकल भी हो सकती हैं. ऑब्स्टिकल में जैसे कि एक्लेम्शिया हो सकता है या प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, जो कि लीड करेगा मदर को डिसैमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी की ओर, जिससे क्या होगा कि क्लॉट फॉर्मेशंस नहीं होंगे एंड मदर को क्या होगा, ब्लीडिंग अराइज होती रहेगी एंड इट लीड्स टू
PPH. So these are the causing factors of the PPH. First one is stone, then trauma, tissue and thrombin. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रिवेंशन पढ़ेंगे, देन इसका मैनेजमेंट देखेंगे.